हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 2 है एडजेक्टिव्स का और हम 5 रूल्स ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम अपने 6th रूल की बात करेंगे। तो गाइस, हमने कल पढ़ा था कि हम इन क्वालिटीज को कैसे कैसे लगाते हैं और पैरेललिज्म का लास्ट कंसेप्ट करा था। तो पैरेललिज्म से ही रिलेटेड मैं इस आपके आगे एक सवाल लिख रही हूँ। आप उसका आंसर देखना, मतलब सोचना कि आप इसका आंसर क्या कर सकते हो। ठीक है। Of all the politicians, he is the most experienced and corrupt। अभी अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी की बात हो रही है। करप्ट हमारी नेगेटिव क्वालिटी है। अगर हम पैरेललिज्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पे अगर एंड लगा रहे हैं, पैरेललिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे एंड को तो पक्का हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंड के साथ तो हम पैरेललिज्म के हिसाब से क्या लगाते हैं, सिंपल क्वालिटीज को जोड़ते हैं। अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो इधर जो है हमारा होनेस्ट आना चाहिए था, करप्ट तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो मैं क्या करूंगी, इस एंड को हटा दूंगी और इस एंड की जगह पे बट लिख दूंगी और यहाँ पे क्या कर दूंगी, मोस्ट करप्ट। मोस्ट तो ऑलरेडी आ ही गया है तो मैं दोबारा मोस्ट नहीं लिखूंगी, तो इसलिए बस मैं इस एंड की जगह बट लिख दूंगी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाता है हमारे एग्जाम में, इस बट को एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक करने का, अब इसको भूल जाओ, अब इसको दोबारा से सोचो। अब मैंने आपको दे दिया इस तरीके से इस क्वेश्चन को, अब ये ABCD करके दे दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है कि आप किस में चेंज कर सकते हो। अगर मान लो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, अब मुझे इसमें गड़बड़ नजर आ रही है और इसमें भी गड़बड़ नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है और यहाँ पे करप्ट लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको एंड को नहीं चेंज कर सकती, अगर आप लोग मान लो कि यहाँ पे मैंने मोस्ट नहीं लिख रखा, अब आपको ज्यादा समझ आएगा। अब अगर यहाँ पे मोस्ट नहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली सभी पॉलिटिशियंस में से बात करें तो मुझे यहाँ पे मोस्ट तो करना ही करना पड़ेगा, राइट? नहीं, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे मोस्ट कर दिया, मोस्ट को हटा दिया, तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जैसे कि आप मान लो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इस एंड को हटाने का। हमारे पास दे रखा है फ्रीज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, इस पूरे पार्ट को हाईलाइट कर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे पार्ट को हाईलाइट कर रखा है और उन्होंने बोल रखा है कि इसकी जगह पे आपको कुछ और लिखना है, सही चीज लिखनी है। और आपको पूरे 4-5 सेंटेंसों में से कहीं भी एंड की जगह बट नजर ही नहीं आ रहा, कोई भी कॉन्ट्रास्ट वाला आपको कंजक्शन नहीं दिखा। तो आप क्या करोगे? दूसरा तरीका क्या है इसको ठीक करने का? दूसरा तरीका ये होता है, हमारे पास जो क्वालिटीज होती है, जैसे कि हम अप में जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं क्वालिटीज को, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही बैड वर्स और वर्स भी पढ़ा था। अभी इस तरीके से जैसे हमने पढ़ा, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोर इम्पोर्टेंट, 3 चीजें पढ़ी थी ना हमने। अब ऐसा भी हो सकता है कोई चीज इम्पोर्टेंट ना हो मेरे लिए, सबसे कम इम्पोर्टेंट हो, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगी? इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट और लीस्ट इम्पोर्टेंट। तो मतलब ये जैसे हम पॉजिटिव में जाते हैं ना, ऐसे ही इन डिग्रीज को नेगेटिव में भी ले जाया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखोगे तो, जैसे कि सेटिस्फाइड है तो मोर सेटिस्फाइड और मोस्ट सेटिस्फाइड, ये क्या होगी हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये पॉजिटिव तरीके से हो गई। अब अगर सबसे कम सेटिस्फाइड है, लेस सेटिस्फाइड, कंपैरिजन तो इधर भी हो रहा है, मोर नहीं हो रहा, कम की बात हो रही है। और द लेस सेटिस्फाइड, मतलब हम दोनों तरीके से लेके जा सकते हैं इनको। अगर हमें ये बताना है कि वो पर्सन एक्सपीरियंस्ड है और करप्ट है, तो लिखना तो पॉजिटिव ही पड़ेगा। अगर मैं बट नहीं लगा सकती हूँ तो मैं एंड के साथ तो मुझे पॉजिटिव चीज लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड लिस्ट करप्ट। दा तो ऑलरेडी आ चुका है, दा दोबारा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लिस्ट करप्ट लिख देंगे। ये लिख रखा द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड लिस्ट करप्ट।
आई थिंक ये वाला रूल आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। Of all the compounds available, this is most fragile as it is known for its robustness. अगर कोई अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, ताकत के लिए जाना जाता है, तो वो सबसे ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रास्ट की बात हो गई, ये तो उल्टी चीजें हो रही हैं, और बताया तो यहाँ पे रीजन जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? लिस्ट फ्रेजाइल, सबसे कम कमजोर है वो, ठीक है। ये वही कंपैरिजन की बात आ गई। राम टॉलर है श्याम से, राम टॉलर है राहुल से, राम टॉलर है मोहन से, राम टॉलर है सोहन से। मतलब इन सबसे कौन टॉलर है? राम जो है इन चार के चार लोगों से ज्यादा टॉलर है, ठीक है। अब अगर मैं यही बात कर दूं, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। जैसे कि मैं बात करूं, इधर हमारे पास 5 लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन और रोहन। 5 में से राम जो है सबसे ज्यादा टॉलर है। तो मैं एक एक करके जो मैंने चीजें बोली, राम ज्यादा टॉलर है श्याम से, राहुल से, मोहन से, सोहन से, तो इस तरीके से क्या है, मुझे पता चल गया ये सबसे टॉलर है। लेकिन दूसरी बात, अब मैं अगर इसको सेंटेंस में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? अब मैं अलग अलग क्यों बताऊंगी, मुझे एक ही सेंटेंस में बताना है कि सबसे टॉलर है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? राम इज taller than any student in the class. ये हमारी क्लास है, इस क्लास में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से सबसे ज्यादा टॉलर है, ठीक है। अब एनी मतलब किसी भी स्टूडेंट से ज्यादा टॉलर है। अब एनी में तो गाइज ये राम भी आ गया, पूरी क्लास में तो राम भी आता है ना, तो राम राम से भी टॉलर है क्या? मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलना चाह रही हूँ राम को छोड़ के बाकी सबसे ज्यादा टॉलर है। तो एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब जब भी हम ऐसी बातें करते हैं, किसी ग्रुप की बात करते हैं, उस ग्रुप में से उस ग्रुप के अंदर वो चीज भी आ रही है, मैं जिसको सबसे ज्यादा बता रही हूँ या सबसे कम बता रही हूँ, तो हमें एनी के साथ अदर का यूज करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि इस चीज को छोड़ के ये चीज जो है इन सबसे ज्यादा है या इन सबसे कम है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे गोल्ड का एग्जाम्पल ले तो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। मेटल के अंदर तो गोल्ड भी आता है, तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी गोल्ड गोल्ड से ज्यादा प्रीशियस है, तो मैं बोलूंगी गोल्ड जो है बाकी सभी मेटल से ज्यादा प्रीशियस है। डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि डायमंड जो है मेटल का हिस्सा नहीं है, डायमंड नॉन मेटल में आता है, तो डायमंड जो है बाकी तो किसी भी मेटल से ज्यादा प्रीशियस है। ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब वो चीज उस ग्रुप का पार्ट नहीं होते तो हम एनी का यूज करते हैं, जब वो उस ग्रुप का पार्ट होती है तो एनी अदर का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन एनी सिटी इन इंडिया। दिल्ली तो इंडिया की सिटी है ना, तो एनी अदर सिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन एनी सिटी इन चाइना। दिल्ली चाइना की सिटी तो है नहीं, तो एनी सिटी हमारा ठीक हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट दे रखा है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, तो मैं इसको रूल में दोबारा कंसिडर नहीं करूंगी, तो इसको हम वैसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ट्रक हायर है कार से, ठीक है। द प्राइस, अभी यहाँ पे तो मैंने ट्रक की बात करी है, इसके विषय में बात कर रही हूँ कि जो प्राइस है ट्रक का वो हायर है देन कार। मैं ट्रक के प्राइस को कार से डिफरेंशिएट तो नहीं करूंगी, उससे कंपैरिजन तो नहीं करूंगी ना, तो मैं जो है ट्रक के प्राइस का कंपैरिजन कार के प्राइस से ही करूंगी, तो मुझे देन दैट ऑफ प्राइस लिखना पड़ेगा। मतलब जिस चीज का कंपैरिजन हो रहा है दूसरी चीज का भी सेम चीज से ही कंपैरिजन होगा। अब ऐसा नहीं है मैं अपने घर का कंपैरिजन आपसे करूं या फिर मैं किसी भी अलग अलग चीजों का कंपैरिजन नहीं कर सकती, सीधी सी बात ही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, द कास्टल इन रोम्स आर ओल्डर देन जर्मनी। जो कास्टल्स है रोम के अंदर वो ऑल्डर है जर्मनी से। ये चीज मैं आपको करा चुकी हूँ कि जब भी सिंगुलर चीजें लिख रखी होंगी यहाँ पे उस केस में हम दैट लगाएंगे, और ये जो ऑफ लगा है ये इसके बाद जो भी लिखा होगा ना उसके हिसाब से लगेगा। तो द प्राइस ऑफ लिखा है तो सिंगुलर है तो दैट ऑफ मैंने लगा के,
कास्टल्स इन लिखा है, प्लूरल है तो दोज इन लगा दिया। फिश इन द सीज आर बिगर देन लेक्स। फिश जो है सीज के अंदर वो ओल्डर है, बड़ी मतलब बिगर बिगर है, मतलब बड़ी है लेक से बड़ी हो सकती है क्या फिशेस? नहीं, हमने कंपैरिजन किया है, जो लेक्स के अंदर जो फिशेस है वो फिशेस उन फिशेस से सी वाली बड़ी है, ऐसा बोलना चाह रही हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोज इन। दोज क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि फिश जो है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, दोनों तरीके से फिश ही यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगी, यहाँ पे हमारा दिख रहा है ये जो वर्ब लिखी हुई है ये प्लूरल लगी हुई है, तो मतलब यहाँ पे फिशेस एज अ प्लूरल यूज हुआ है, यहाँ पे दोज इन लग गया। इन क्यों लगा है? यहाँ पे इन है। वर्मिन इन नॉर्थर्न इंडिया हैव प्रूवन टू बी मोर डेंजरस देन साउथर्न इंडिया। तो वर्मिन इन ये क्या है हमारा, ये प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? दोज इन। इन यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे इन लग गया, प्लूरल है तो दोज लग गया। द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी आर फार कॉम्प्लिकेटेड देन कैम्ब्रिज। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है हमारा, तो यहाँ पे दोज लग गया। और ऑफ क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। इन सारी चीजों को मैं लिखूं, सिंगुलर होगा तो दैट लगेगा, प्लूरल होगा तो दोज लगेगा, और यहाँ पे इज ऑफ जो भी आगे लिखा होगा उसके हिसाब से आएगा, ऑफ इन जो भी आएगा, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों होती है, जैसे कि फिश हो गया, ये सिंगुलर भी होती है ये प्लूरल भी होती है। तो इसको आपको देखना है कि वर्ब क्या यूज की गई है और क्या सेंस बन रही है, उस हिसाब से हमें यूज करना है। जैसे क्राइटेरिया जो है प्लूरल होता है, और ये प्लूरल होता है, और क्राइटेरियन ये हमारा सिंगुलर होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं मैं सारी चीजें ऐसी ही बोलूंगी कि वो उससे ज्यादा है वो उससे कम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें इक्वल भी हो। अब मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ कि राम जो है श्याम जितना ही टॉलर है, मतलब दोनों की हाइट सेम है, बोल सकती हूँ ना। हो सकता है ना कि दो चीजें बिल्कुल सेम टू सेम हो, उस कार का प्राइस उस कार से या उस कार का प्राइस उस ट्रक के सेम है, ऐसा भी तो मैं बोल सकती हूँ ना। तो उस केस में हमारे पास दो चीजें होती है, हम क्या यूज कर सकते हैं? एज, बीच में हमारी पॉजिटिव डिग्री लगेगी, और उसके बाद एज, या फिर पॉजिटिव डिग्री और उसके साथ लाइक। अब दो तरीके होते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो राघव इज इंटेलिजेंट लाइक श्याम। इंटेलिजेंट पर पॉजिटिव डिग्री है तो हमने इंटेलिजेंट लाइक श्याम लिख दिया, तो ये हमारा ठीक हो गया। राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। दोनों में से किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसमें आता क्या है, मोस्ट ऑफ द आता क्या है, मतलब एग्जाम में क्या मिलेगा आपको, क्या क्या गलतियां मिलती हैं, क्या किस तरीके से होता है। तो एग्जाम में क्या होता है वो दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कॉमर्स, कॉमर्स इज एज टफर एज साइंस। कॉमर्स साइंस जितनी ही टफ है, पढ़ के पता चल रहा है मीनिंग। यहाँ पे इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री दे देते हैं, ये एज और एज के बीच में। यहाँ पे हमारी पॉजिटिव डिग्री आती है, हमें याद रखना है, टफर को काट के टफ कर देंगे। कई बार वो क्या करते हैं, कॉमर्स इज टफ एज साइंस दे देते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, या तो हम टफ के पहले एज लगा देंगे, एज टफ एज, या फिर हम क्या करेंगे, इस एज को काट के यहाँ पे लाइक कर देंगे। हमारी मर्जी है, हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों केसेस मैंने बता दिया आपको। द इंडियन साइंटिस्ट इज एज टैलेंटेड एज, यहाँ पे एज कई बार नहीं देते हैं वो, तो हमें देखना है, मतलब हमने अच्छे से देखना है कि हमारे कहीं कोई एक एज मिसिंग तो नहीं है, एज की जगह उन्होंने लाइक तो नहीं लिख दिया है, या फिर पॉजिटिव डिग्री की उन्होंने की जगह पे उन्होंने कंपैरेटिव या सुपरलेटिव तो नहीं लगा दी है। मोस्टली यही गलतियां वो देते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें देख सकते हो आप, We Indian worries too much about brain drain, but the fact is that Indian working class is considered as unstable like the American one and often inferior to। पहली बात तो यहाँ पे as unstable like जैसा कोई बनता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। as stable like तो गलती है, ये हमें दिख गया। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इंडियन वर्किंग क्लास है
उसको ज्यादा अनस्टेबल समझा जाता है अमेरिकन से। तो हम सिमिलर तो बता ही नहीं रहे हैं, सिमिलर नहीं बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे एज और लाइक वाला पेयर यूज ही नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मोर अनस्टेबल देन द अमेरिकन वन। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है। कई बार क्या होता है, अब हमें ऐसे लिख के दे देते हैं जैसे कि माई टीवी स्क्रीन इज ट्वाइस ब्राइटर देन यूअर्स। मेरी जो टीवी स्क्रीन है वो तुम्हारी टीवी स्क्रीन से 2 गुना ज्यादा ब्राइटर है। तो बता क्या रहे हैं ये, एक तो 2 टाइम्स लिख के दे दिया इन्होंने, ऐसे ही 5 टाइम्स 10 टाइम्स कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहे हैं, उसके बाद तो इक्वल वाली चीज ही बोल रहे हैं ना, कि तुम्हारी जितनी है उसके 2 टाइम्स जो है मेरी है, ऐसे ही तो बोल रहे हैं। अब तुम्हारी कार का जो प्राइस है वो मेरी कार के प्राइस से 5 टाइम्स है। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो चीज है उसका मल्टीपल होके वो दोनों चीज इक्वल हो जा रही है। इक्वल के लिए हमने क्या पढ़ा था, एज पॉजिटिव डिग्री एज, और पॉजिटिव डिग्री और लाइक। तो हमें यही फॉर्मेट यूज करना है, बस आगे हमारा 5 टाइम 4 टाइम 6 टाइम जो भी लिखा होगा वो लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इज ट्वाइस एज ब्राइट एज यूअर्स, दिस पजल इज थ्राइस एज कॉम्प्लेक्स एज दैट पजल। ठीक है, थ्राइस आ गया, थ्राइस के बाद हमने पॉजिटिव डिग्री वाला जो इक्वल वाला जो होता है वो यूज कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश एग्जाम वॉज मैनी टाइम्स यूज हो गया ना, थ्राइस ट्वाइस उसी के जैसा मैनी टाइम्स, एज इजी एज मैथ्स एग्जाम। ठीक है, अब हमारे 5 रूल तो हो चुके हैं, हमारे पास अभी टाइम है, हम एक रूल और कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने बात करी थी क्वालिटीज की, इसके अलावा जो है ये हमारा जो कंपैरिजन हो रहा था ना वो एक तरीके से नाउन्स का हो रहा था। जब भी हमारा कंपैरिजन जो होता है क्वालिटीज का होता है, ये अभी जो हमने ये जो कंपैरिजन किया है ये हम नाउन्स का कर रहे थे ना, प्राइस कितना है, और राम का कंपैरिजन राम दूसरे किसी पर्सन से हो रहा था, कार का कंपैरिजन ट्रक से हो रहा था, मतलब चीजों का कंपैरिजन हो रहा था, नाउन का कंपैरिजन हो रहा था। जब भी हमारा एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन होता है, जब भी हमारा एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है, उस केस में हमारा क्या होता है, जो हमने पढ़ा था ना, ये मोर मोस्ट ये चीजें लग जाती हैं। जो हमने ये पढ़ा काम कामर और कामेस्ट, हम इन चीजों की जगह पे हम मोर काम मोर मोस्ट काम इस तरीके से लगा देते हैं। मतलब ये छोटा सा डिफरेंस है। इसमें क्या बोल रखा है, जब भी हमारे कंपैरिजन एडजेक्टिव्स के बीच में होगा, नाउन्स के बीच में नहीं होगा, तो हम मोर और मोस्ट इन चीजों का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मोर हैवी लगा देंगे, मोर लाइट लगा देंगे। हम हैवी को हैवियर भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन फिर भी हम मोर हैवी लगाएंगे, हम मोर हैवियर नहीं लगाएंगे। लाइट को लाइटर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मोर लाइट लिखेंगे जब भी एडजेक्टिव्स के अंदर कंपैरिजन हो रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, दिस बैग इज हैवियर देन यूजफुल। ये बैग की बात हो रही है, ये ज्यादा हैवी है, यूजफुल जितना होने से है, जितना यूजफुल है ना उससे ज्यादा तो वो हैवी है, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगी, द बैग इज मोर हैवी देन यूजफुल। द रूम इज ब्राइटर देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज्यादा ब्राइट है, तो यहाँ पे मोर ब्राइट आ जाएगा। ही वर्क हार्डर देन सजेस्टेड, जितना सजेस्ट किया गया था वो उससे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो ही वर्क मोर हार्ड देन सजेस्टेड। द सिचुएशन इन दिस पार्ट ऑफ द country seems calmer than turbulent, यहाँ पे भी एडजेक्टिव्स, तो फिर टर्बुलेंट से ज्यादा वो क्या है, काम है, तो मोर काम देन टर्बुलेंस हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए हम अपना इतना ही रखते हैं। कल हमारी वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो गई थी, तो आज हम टाइम पे खत्म करेंगे। तो आज जितने मैंने रूल्स कराए आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सभी चीजों में होती है ऐसे। मोर मोस्ट के अलावा हम लेस और लिस्ट भी लगा सकते हैं कंपैरिजन के लिए। ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे पीछे में पॉजिटिव डिग्री, उसके अलावा क्या क्या होता है, अदर कब लगाते हैं, एनी कब लगाते हैं, वो सब चीजें आपको याद रखनी है। और ये पीछे हमने कैसे लगाते हैं, कैसे पता चलता है,
और इक्वल बताने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, जब 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसी बातें हो रही है तो क्या करते हैं, एडजेक्टिव का कंपैरिजन हो रहा है तो हमें क्या करना होता है, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। आप लोग अच्छे से अपना रिवाइज कर लेना और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।